चर्चा में क्यों श्रृंखला के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी अनुसूचित जनजाति की। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ही भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नए समुदायों को शामिल करने के प्रस्ताव को पारित किया है और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। लेकिन बेहतर होगा कि मूल विषय पर आने से पहले हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर लें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसी विषय से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की। तो सबसे पहले टॉपिक जो कवर किए जाएंगे वे क्या हैं एक बार हम देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किए गए नए समुदाय। अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में नए समुदायों को शामिल करने की प्रक्रिया या मानदंड क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, संरचना एवं कार्य। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की रक्षा के लिए किए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान और साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का देश की आज़ादी से पहले का इतिहास कैसा रहा। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए आज का जो विषय है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। खास करके मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए या अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज़ादी से पूर्व अनुसूचित जाति और जनजाति का इतिहास क्या रहा। तो देखिए 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना करवाया गया और 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। भारत शासन अधिनियम में दलित वर्ग और आदिवासी समुदाय का उल्लेख किया जाता है और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है और इस प्रांतीय चुनाव में दलित वर्ग और आदिवासी समुदाय के लिए व्यवस्था की जाती है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिन समुदायों के लिए दलित वर्ग कहा गया उसी दलित वर्ग को हमने नाम दिया क्या, अनुसूचित जाति। और हमारे संविधान में क्या हुआ, एक अनुसूचित जातियों की सूची तैयार की गई। उसी तरह आदिवासी समुदाय को नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। तो ख्याल रखें दलित वर्ग का संबंध किससे है, अनुसूचित जाति से है और आदिवासियों का समुदाय का संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति से है। फिर 1950 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश पारित किया गया और 1950 में ही संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश पारित किया गया। इन दोनों आदेशों में क्या बात है ये हम देख लेते हैं डिटेल में। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जो है इसमें अनुसूचित जातियों की सूची दी गई है और इसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म की उपजातियों या उप श्रेणियों को दी जाएगी। इसका मतलब क्लियर है कि अनुसूचित जाति का संबंध जो है वो धर्म से है। ख्याल रहे कि जो मूल आदेश था उस मूल आदेश में केवल हिंदू धर्म की उपजातियों को ही अनुसूचित जाति के तौर पर मान्यता देने की बात की गई थी, लेकिन संशोधन के माध्यम से 1956 में बौद्ध धर्म और 1990 में सिख धर्म की उपजातियों या उप श्रेणियों को भी अनुसूचित जाति की मान्यता देने की बात इसमें निर्धारित कर दी गई। इस आदेश में अनुसूचित जाति को लेकर मापदंड दिए गए हैं। मापदंड क्या है, तो पहला मापदंड है कि वैसा समुदाय जो ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार हुआ हो और साथ में वो क्या हो, शैक्षिक पिछड़ेपन का भी शिकार हुआ हो, ऐसे समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जा सकती है। लेकिन मान्यता देने की प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको ये आगे बताऊंगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में अनुसूचित जनजातियों की सूची दी गई है। ठीक है, ख्याल रहे अनुसूचित जनजातियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। इनके जो मापदंड हैं वो क्या हैं, तो जातीय लक्षण, पारंपरिक विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव एवं पिछड़ापन। यानी इन आधार पे अगर कोई समुदाय जो है उसका अपना कुछ खास जातीय लक्षण है, उनकी अपनी पारंपरिक विशेषताएं हैं या उनकी एक अलग संस्कृति है या भौगोलिक अलगाव और पिछड़ेपन का शिकार रहे हैं, तो इस आधार पे उस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी जा सकती है। लेकिन ख्याल रहे कि मार्च 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि ये जो मापदंड है अनुसूचित जनजाति की पहचान को लेकर, ये मापदंड स्पष्ट नहीं है। इसी
निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था कि न्यायालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचान के निर्धारण करने के लिए एक मापदंड तय किया जाएगा, क्योंकि न्यायालय का कहना था कि जो एफिनिटी टेस्ट अभी तक किया जाता है अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को चिन्हित करने के लिए, वो अब उपयोगी नहीं रहा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एफिनिटी टेस्ट क्या होता है। देखिए, एफिनिटी टेस्ट जो है ना एक तरह का टेस्ट है जिसके माध्यम से जनजातियों को ना उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर पहचान की जाती है। किसी भी जनजाति के विशिष्ट गुणों के माध्यम से क्या की जाती है, पहचान की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना क्या था कि जो एफिनिटी टेस्ट अभी तक किया जा रहा है, यानी किसी भी जनजाति को उसके विशिष्ट गुणों के माध्यम से पहचानने का प्रयास जो किया जा रहा है वो अब उपयोगी नहीं रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पक्ष में तर्क दिया कि हो सकता है कि अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने से या प्रवास के कारण या फिर आधुनिकीकरण के कारण इन समुदायों की जो पारंपरिक विशेषता है, जो अपनी अनूठी विशेषता है, वो समाप्त हो गई हो, लेकिन अभी भी उनका पिछड़ापन और अलगाव क्या हो, बचा हुआ हो। तो फिर भी इन्हें क्या करना चाहिए, इनके साथ में सामाजिक विभेद अपनाया जाना चाहिए और सकारात्मक कार्यवाही अर्थात इन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी जानी चाहिए। तो आपने क्या समझा, संविधान अनुसूचित जाति आदेश और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश। ख्याल रहे कि अगर आपसे ये सवाल किया जाता है कि अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने के मापदंड कहाँ पे मेंशन है, तो वो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में, और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का जो मापदंड है वो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में मेंशन है। देखिए, अक्सर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को ना का जनजाति शब्द का प्रयोग ना समानार्थक शब्दों में कर लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय जो है ना दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। लेकिन हम पहले अंतरों को देखने से पहले हम समझते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में समानता क्या है। तो देखिए, दोनों ही समुदाय जो है ना या दोनों ही जो वर्ग है वो ऐतिहासिक तौर पर लंबे समय से उत्पीड़न या शोषण का शिकार रहे हैं। समाज में ये हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, लेकिन दोनों समुदाय में क्या है, फ़र्क है। यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति। हम अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें यानी अनुसूचित जाति की, तो ये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अलगाव का शिकार रहे हैं या इनको सामना करना पड़ा है। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति हैं इन्हें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अलगाव के साथ साथ भौगोलिक अलगाव का भी सामना करना पड़ा है। अनुसूचित जातियों के जो पिछड़ेपन का संबंध है वो हिंदू धर्म के पारंपरिक ढांचे यानी वर्ण व्यवस्था से है। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के तहत हिंदू समुदाय को 4 वर्णों में बांटने का प्रयास किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस वर्ण व्यवस्था में जो निचले वर्ण थे उनका लंबे समय तक उनके ऊपर अत्याचार हुआ या उनका शोषण हुआ, और आगे जाकर जब विभिन्न समुदायों को इस वर्ण व्यवस्था में समायोजित नहीं किया जा सका तो फिर जाति व्यवस्था का उदय हुआ। तो जो ये हिंदू धर्म का एक पारंपरिक ढांचा रहा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का, इसकी वजह से कुछ समुदाय जो रहे वो पिछड़ गए और उनका लंबे समय तक शोषण हुआ, जिसे हम दलित समुदाय या अनुसूचित जाति कह रहे हैं। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है ना इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, और ये बात हमने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में देख लिया है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 क्लियर कहता है कि अनुसूचित जाति के रूप में उस समुदाय को मान्यता दी जाएगी जिसका संबंध किससे होगा, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म से होगा। लेकिन संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में जो अनुसूचित जनजातियों के पहचान का मापदंड है उस मापदंड का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो ख्याल रखेंगे, अनुसूचित जाति का संबंध धर्म से है, अनुसूचित जनजाति का संबंध धर्म से नहीं है। अनुसूचित जाति के रूप में किस किस धर्म के समुदायों को मान्यता दी जा सकती है, तो हिंदू, बौद्ध और सिख। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्माण के इतिहास की। देखिए, सबसे पहले 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का निर्माण किया गया, लेकिन उस समय ये एक गैर सांविधिक संगठन था। गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग के रूप में इसका निर्माण किया गया। यहाँ पे एक शब्द आप समझ लीजिए कि ये सांविधिक और संवैधानिक क्या होता है। एक शब्द है सांविधिक और दूसरा शब्द है संवैधानिक। देखिए, सांविधिक शब्द का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा निकाय
जिसकी स्थापना या जिसका निर्माण संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया गया है। यानी किसी अधिनियम के माध्यम से उस निकाय को शक्तियाँ, उसके सेवा नियम और अधिकार क्षेत्र इत्यादि निर्धारित किए गए हैं, तो वैसे निकाय को, वैसे संगठन को हम सांविधिक संगठन कहेंगे। और संवैधानिक का मतलब है कि ऐसा संगठन जिसके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, तो उसे हम बोलेंगे संवैधानिक संस्था। ठीक है। सबसे पहले जो 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का निर्माण हुआ, वो किस रूप में हुआ? एक गैर सांविधिक रूप में हुआ। यानी संवैधानिक तो है ही नहीं, सांविधिक भी नहीं है। यानी संसद के किसी अधिनियम द्वारा भी इस संगठन को, इस निकाय को कोई शक्ति नहीं दी गई है। उसी समय SC/ST कार्यालय का भी निर्माण किया गया। 1987 में इसे एक सांविधिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। यानी संसद के अधिनियम द्वारा इसे शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र इसके निर्धारित कर दिए गए। 1990 में संविधान का 65वां संशोधन होता है और इस संशोधन के माध्यम से एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का निर्माण होता है। अब ख्याल रहे, 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। यानी इस आयोग के बारे में संविधान में संशोधन के माध्यम से उल्लेख कर दिया गया। लेकिन ये बात आप ख्याल रखिएगा कि अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है संयुक्त हैं। यानी अनुसूचित जातियों के लिए अलग और जनजातियों के लिए अलग आयोग नहीं है, बल्कि दोनों का मिलाकर एक ही आयोग है। लेकिन 2003 में 89वां 89th अमेंडमेंट किया जाता है और उस अमेंडमेंट के माध्यम से अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। और ये जो संशोधन है 2004 से लागू होता है। इसका अर्थ है कि वर्तमान भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जिसको आप कहते हो NCSC, है ना, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जिसे आप कहते हैं NCST, ये काम करना कब से शुरू किए हैं? 2004 से काम करना शुरू किए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसको क्या बोला गया है? NCSC, यानी नेशनल कमीशन फॉर ए शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो अनुच्छेद 338 का संबंध जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है और अनुच्छेद 338A का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ये अनुच्छेद जो है इम्पॉर्टेंट है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। जब इन दोनों आयोगों को अलग किया गया, उस समय इसके पहले अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति आयोग के सूरज भान और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकम। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कुछ और जानकारी हम लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 2004 से इन्होंने क्या किया, अनुसूचित जाति आयोग ने काम करना शुरू किया। ठीक है। और ख्याल रहे कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, वो आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन ये आता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन हैं? तो वीरेंद्र कुमार कथिक जो हैं इसके मंत्री हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अरुण हल्दर हैं। ठीक है। और जो उपाध्यक्ष हैं वो अंजू बाला हैं। आपको ख्याल रखना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के मेंबर्स के रूप में एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए 2004 से इस आयोग ने भी काम करना शुरू किया। ठीक है। और ख्याल रहे कि ये आयोग जो है वो किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है? तो ये आयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजाति मामले मंत्रालय के अंदर आता है। और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। तो मंत्री का भी नाम आपको ख्याल रखना है। अगर हाल फिलहाल में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो कौन हैं। ठीक है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के वो हर्ष चौहान हैं और जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं अनसुईया, नाम है इनका। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की संरचना की। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की संरचना जो है 1+1+3 यानी कि 5 मेंबर होंगे। दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक इसमें क्या होगा, अध्यक्ष होगा,
एक उपाध्यक्ष होगा और 3 क्या होंगे, सदस्य होंगे। लेकिन ख्याल रहे एक महिला सदस्य का होना क्या है, अनिवार्य है। और इनके जो कार्यकाल होते हैं वो सामान्यतः कितने होते हैं, 3 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। और कार्यकाल, सेवा शर्त, ये सब किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं हो सकते हैं, यानी जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग के सदस्य हैं उन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। और ये बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी लागू होता है। इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों का सूची है, जिसमें कि पहले अध्यक्ष सूरज भान थे, ठीक है। इसमें आप अगर पीएल पूनिया साहब को देखोगे तो ये 2 कार्यकाल के लिए हैं और इनमें किसी का भी कार्यकाल देखिए 3-3 वर्ष का है। जैसे सूरज भान 2004 से 2007, बूटा सिंह 2007 से 2010, पीएल पूनिया 2010 से 2013, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल के लिए होता है। लेकिन कोई भी मेंबर 2 बार इसके लिए चुना जा सकता है, यानी 2 से ज़्यादा बार कोई अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग का न तो अध्यक्ष, न ही उपाध्यक्ष और न ही सदस्य रह सकता है। तो ये आप ख्याल रखेंगे, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अधिकतम कितने बार कोई व्यक्ति हो सकते हैं, तो 2 बार हो सकते हैं। अब वर्तमान में हाल फिलहाल में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। तो हमें ये समझना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ का जो प्रशासन है ना, वो केंद्र सरकार को सिफारिश भेजता है कि कौन कौन से समुदाय को अनुसूचित जाति या फिर जनजाति की सूची में शामिल करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है कि उस सिफारिश को संबंधित मंत्रालय को भेज देता है। अब संबंधित मंत्रालय का मतलब क्या हुआ, अगर अनुसूचित जातियों का मामला है तो भेजा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास, और अगर जनजातियों का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। अब ये संबंधित मंत्रालय जो है उस सुझाव या उन सिफारिशों की जांच पड़ताल करेगा, समीक्षा करेगा, चर्चा और समीक्षा के बाद वो अपने सुझावों को भेजेगा किसे, भारत के महापंजीयक के पास, यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनकी समीक्षा करने के बाद वो अपनी सिफारिशों को भेजेगा संबंधित आयोग को, यानी अनुसूचित जाति के मामले में अनुसूचित जाति आयोग को और अनुसूचित जनजाति के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग को। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग उन सुझावों की समीक्षा करने के बाद वो अपनी जो रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को भेजेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा जिसे लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित किया जाएगा। और इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। अगर अनुसूचित जाति का मामला है तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में, और अगर अनुसूचित जनजाति का मामला है तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में। और इसके बाद उस संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होगा और राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद सरकार क्या करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना के माध्यम से उस नए समुदाय को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाएगा और उन्हें वो सारी सुविधाएं और वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संवैधानिक या वैधानिक रूप से निर्धारित किए गए हैं। आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि अनुच्छेद 341 और 42 के तहत 341 और 342 के तहत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यानी किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के तौर पर शामिल करना या अनुसूचित जनजाति के तौर पर शामिल करने को लेकर निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य क्या हैं? तो देखिए, दोनों आयोग के कार्य जो हैं सेम है, बस दोनों आयोग का काम जो है अपने अपने समुदाय के संबंध में है। यानी अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है तो उसका कार्य अनुसूचित जातियों के लिए है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है तो उसका कार्य अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो पहला काम इनका है संबंधित समुदाय को प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय से संबंधित मामलों की जांच करना एवं निगरानी करना, शोषण या अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करना, राष्ट्रपति को समय समय पर इन समुदायों के लिए रिपोर्ट भेजना और इनके संरक्षण, कल्याण एवं विकास का प्रयास करना। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य हैं।
अब वर्तमान में क्या है कि अनुसूचित जनजाति के रूप में कुछ नए समुदायों को शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से समुदाय हैं जिन्हें शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य से जो भूइया समुदाय है, इनके अलग-अलग नाम हैं। आप एक बात का ख़्याल रखें, ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ही जनजाति समुदाय, उसके अलग-अलग नाम हैं, तो उनको एक ही जनजाति माना जाएगा। तो जैसे भूइया का कहीं पे भूइया है, कहीं भूया है, कहीं पे भूइयाँ है, तो भूइया समुदाय को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा पांडु समुदाय है, ठीक है, धनुवार समुदाय है, गदबा है, गोंड है, ठीक है, कोंद, कोडाकू, नगेसिया, धनगढ़, ये छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन्हें जनजातियों के तौर पे क्या किया गया है, हाल फिलहाल में ही मान्यता दिया गया है। इसके अलावा सावर है, ठीक है, या बिंझिया है। बिंझिया की बात करें तो आप ख्याल रखिएगा, बिंझिया को पहले से ही झारखंड और उड़ीसा राज्य में जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका था। अब इसे छत्तीसगढ़ में भी जनजाति के रूप में दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से हटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया। हटी समुदाय जो है ना, ये हाट बाजार करने वाले हैं। तमिलनाडु से अगर आप बात करें तो तमिलनाडु से नारी कोरवन और कुरुविक्करान, ये जो समुदाय है, इसको जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है। ये समुदाय जो है सियार वगैरह पकड़ने के लिए जाना जाता है। कर्नाटक की जो बात करें तो काडू कुरुबा, इनके नाम जो हैं थोड़े से काफ़ी टिपिकल हैं, बट आप अगर इसे बार बार पढ़ें तो आपको ख्याल आ जाएगा। काडू कुरुबा, इसको दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जो गोंड है, गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है। ख्याल रखें कि पहले गोंड समुदाय जो है उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, अब इसे अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो हाल फिलहाल में ये 5 राज्य हैं जिन राज्यों से विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इन फैक्ट्स को देख सकते हैं और उन्हें आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि किसी नए समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, तो इससे इस समुदाय को क्या लाभ हो सकता है? तो देखिए, इससे लाभ क्या होगा? इस वर्ग के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल सकेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से इन्हें रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा और सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश को लेकर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण का लाभ भी इन्हें मिलेगा। अब समझते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो देखिए, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का संबंध जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों से है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान न कुछ क्षेत्रों को आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र कहा गया था और कुछ क्षेत्रों को बहिष्कृत क्षेत्र कहा गया था। तो जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के दौरान आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र कहा गया था, उसे अनुसूची 5 में शामिल किया गया और इसमें ये 10 राज्य आते हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के दौरान बहिष्कृत क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, उसे अनुसूची 6 में शामिल किया गया और इनमें 4 राज्य हैं: त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। तो आपसे ये भी सवाल हो सकते हैं कि अनुसूची 6 का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है या किस राज्य से नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 में स्पष्ट किया गया है कि जातिगत भेदभाव के बिना सभी सरकारी नौकरियों में नागरिकों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर के समय जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि 16(1) में ये बात भी स्पष्ट किया गया है कि सकारात्मक विभेद किया जा सकता है, यानी अगर सरकार को लगता है कि किसी समुदाय विशेष का सरकारी नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व है या भागीदारी है न्याय संगत नहीं है, तो उस वर्ग विशेष के लिए सरकार सकारात्मक कार्यवाही अर्थात आरक्षण की व्यवस्था को अपना सकता है। अनुच्छेद 46 में
अनुसूचित जाति और जनजाति एवं कमज़ोर वर्गों के लिए बोला गया है कि राज्य जो है ना, वो इनके आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 243 में स्पष्ट किया गया है, 243 डी में बोला गया है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किया जाएगा, और 243 टी में बोला गया है कि नगरपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किया जाएगा। तो आप ख्याल रखें कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। कानूनी प्रावधानों में पहला है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये 3 कानूनी प्रावधान है जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कुछ समितियां भी हैं, ठीक है, जिन्होंने समय समय पर अनुसूचित जाति और जनजातियों की स्थिति की समीक्षा करके सरकार को रिपोर्ट सौंपे। इनमें पहली समिति है लोकूर समिति 1965 की, दूसरी है भूड़िया समिति 2002 की और सासा समिति 2013 की। तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ख्याल रखें। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि लोकूर समिति का संबंध किससे है, ठीक है, या निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति से है या नहीं है। तो लोकूर समिति, भूड़िया समिति और सासा समिति का संबंध जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के से है। वर्तमान में अगर हम बात करें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, तो वर्तमान में 720 अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अंदर उनका नाम दर्ज है। करीबन इनकी आबादी जो है वर्तमान भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 1000 से अधिक जातियां जो है वो अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है, और इनकी आबादी जो है 20 करोड़ से अधिक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, आप ख्याल रखेंगे कि सबसे अधिक आदिवासी समुदाय जो है वो कहाँ रहता है, तो वो उड़ीसा में रहता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया, ठीक है। मैं आपको जाते जाते ये कंफर्म कर दूं कि इस YouTube चैनल पर, ठीक है, आपको एक और सीरीज देखने को मिलेगा, और वो है जागरूक बने। जैसे चर्चा में क्यों में हम लोग लेकर आ रहे हैं कि जो भी विषय चर्चा में है उस विषय के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, उस विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को भी हम बता रहे हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह एक सीरीज और होगा, जागरूक बने। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।